हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के अंतर्गत में टॉपिक अकार्बनिक धातु और खनिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाए और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसका आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ठीक है कौन है। तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मैग्नीज है, सिलिकॉन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही कि भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला जो तत्व है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन है। क्या है? तो ऑक्सीजन है। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि भूपर पट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो ऑक्सीजन 46.8% और सिलिकॉन 27.72% और एल्युमिनियम 8.13% और आयरन की बात करें हम तो 5.0% और कैल्शियम की बात करें हम तो 3.65% है। और जबकि कार्बन 0.6% पाया जाता है। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आपको ध्यान में रखना है जो आपको एग्जाम्स में ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। ठीक है, तो सिलिकॉन है, कार्बन है, सोडियम है और क्लोरीन है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। तो आप इसका देख सकते हैं कौन सिलिकॉन है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि धरती की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध जो मूल तत्व है सिलिकॉन है। ठीक है, देख सकते हैं। और इसकी खोज 1824 में जे बर्नस्टीन के द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह लैटिन भाषा के सिलिकॉन शब्द से बना है। ठीक है, सिलिकॉन चिप का प्रयोग कंप्यूटर के जो सेमीकंडक्टर में इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सिलिकॉन के चिप में किसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, विश्व में अगर यूनिवर्स में सबसे अधिक पाया जाने वाला कोई तत्व है तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि महाविस्फोट के पश्चात जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो 3/4 से अधिक हाइड्रोजन तथा 1/4 से कम हीलियम था। ठीक है, देख सकते हैं। और अद्यतन स्थिति की बात करें हम तो देख सकते हैं कि प्रतिशत की रेखा जाए तो हाइड्रोजन का ज्वलन हो सकता है। ठीक है, और अधिकांश हाइड्रोजन आज भी विद्यमान है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आगे बताया जा रहा है कि अतः स्पष्ट है कि ब्रह्मांड में यानी यूनिवर्स में सबसे अधिक पाए जाने जो तत्व है हाइड्रोजन है, और जबकि भूपर पट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व ऑक्सीजन है। ठीक है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। यूनिवर्स कहेगा तो हाइड्रोजन और भूपर पट्टी कहेगा तो ऑक्सीजन। आपको ध्यान में रखना है इस बात को, यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है कि 300, 200, 250 और 100। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि पृथ्वी पर जो रासायनिक तत्व कितने प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, इससे आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक तत्व यानी केवल तत्व ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के
परमाणु से बने होते हैं अथवा जो कि ऐसे परमाणु से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। और अभी तक देख सकते हैं कि 111 तत्वों की पहचान की गई है और प्रश्नकाल के समय यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में कितना, तो 118 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल तत्व है, ठीक है, देख सकते हैं कि रेत है, संगमरमर है, हीरा है और शक्कर है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है। तो हीरा हमारा क्या है, एक मूल तत्व है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप यानी क्रिस्टलीय अपरूप है, अतः यह एक मूल तत्व है। और रेत की बात करते हैं, रेत मुख्यतः सिलिकॉन, ऑक्सीजन और संगमरमर, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है। जबकि देख सकते हैं कि शक्कर की बात करें हम तो मुख्यतः कार्बन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही एक यौगिक है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ठीक है, धातु है, गैस है, अधातु है, उपधातु है, या देख सकते हैं कि इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि देख सकते हैं कि कौन सा तत्व नहीं है। तो गैस हमारा कोई एक तत्व नहीं है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में तत्वों को 3 भागों में देख सकते हैं कि धातु यानी मेंटल और अधातु नॉन मेंटल और उपधातु मेटालिक। ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है, विभाजित किया जाता है। तो देख सकते हैं अगर कुछ गैसों की बात करें हम, देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कि कुछ गैसें जैसे कि जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, जियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये धातु श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अधिकतर गैस क्या है, एक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है जो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। ठीक है, देख सकते हैं कि सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन लोहा है और पोटेशियम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें हम तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन है, तब पोटेशियम है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशील अगर धातु की बात करें हम तो पोटेशियम है, और क्रियाशीलता के आधार पर और भी धातु के क्रम को आप देख सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि पोटेशियम पहला नंबर पर है, उसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है और आयरन है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से किस एक में जो सबसे हल्की धातु है और सबसे भारी धातु है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं ऑप्शन 1 की बात करें हम तो लिथियम और पारा की बात की जा रही है, यानी कि एक हल्की और एक भारी धातु की बात की जा रही है। और बी में है कि लिथियम और ऑस्मिनियम है, सी में एल्युमिनियम और ऑस्मिनियम है, और डी में एल्युमिनियम और पारा है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बातें करें एक हल्की धातु और एक भारी धातु के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिथियम और ऑस्मिनियम हो जाएगा, जबकि लिथियम एक हल्की धातु है और ऑस्मिनियम एक भारी धातु है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसी डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि लिथियम सबसे हल्की और ऑस्मिनियम सबसे भारी धातु है, और ऑस्मिनियम सर्वाधिक घनत्व वाली प्राकृतिक जो कि धातु है, अतः यह सबसे भारी है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सबसे कठोर अगर तत्व निम्न में से कौन सा है, हीरा है, सीसा है, टंगस्टन है और लोहा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे अगर कठोर तत्व की बात करें हम तो यहाँ पर हीरा को देख सकते हैं। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बराबर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देश के सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सबसे कठोरतम तत्व की बात करें हम तो कौन है, तो हीरा है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है। ठीक है, तो ऑप्शन है सोना है, लोहा है, प्लेटिनम है और टंगस्टन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि सबसे कठोरतम जो धातु की, तो यहाँ पर टंगस्टन जो कि सबसे कठोरतम धातु है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बातें हो रही कि अधातु और हीरा सभी प्राकृतिक वस्तुओं में सर्वाधिक कठोर होता है। ठीक है, जबकि धातु की कठोरता की बात करें हम तो समानता रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण के द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि ग्रेफाइट है और बुटजाइट, बोरोन, नाइट्रेट है, लोहा है और हीरा है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बातें की जाए तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ की बात करें हम तो कौन सा है, हीरा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बातें होती है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सभी पदार्थों में सबसे कठोर देख सकते हैं कि हीरा डायमंड है। ठीक है, और यह कार्बन का एक अपरूप है। ठीक है, जो कि एक क्या है, अधातु है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि बुटजाइट, बोरोन, नाइट्रेट संरचना में हीरे से मिलता जुलता तत्व है और ऐसा माना जाता है कि हीरे की चूंकि तुलना में कठोर होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में आपको रखना है। दोस्तों इसमें और तमाम बातें बताई गई है। देख सकते हैं कि यह हीरे की तुलना में जो कि 18% अधिक तनाव सहन कर सकता है। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि हालांकि प्राकृतिक रूप में इसकी अत्यंत अल्प मात्रा ही अस्तित्व है। ठीक है, देख सकते हैं अभी बोटजाइट की बात करें, बोरोन नाइट्रेट की कठोरता को गुणों का प्रायोगिक रूप में परीक्षण किया जाना है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो काफ़ी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है, कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। ठीक है, तो ऑप्शन है कार्बोंडम है, कास्ट आयरन है, टंगस्टन है और नाइक्रोम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है। ठीक है, कि अगर नाइक्रोम की बात करें हम, नाइक्रोम जो कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कार्बोंडम एल्युमिनियम का एक आयस्क होने के कारण से एल्युमिनियम गुणधर्म से युक्त होता है जो कि कठोर और तन्य नहीं है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कास्ट आयरन जो कि कठोर होता है जबकि दबाव पर भंगुर प्रकृति के कारण तन्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं टंगस्टन का गलनांक बिंदु सबसे अधिक होती है। ठीक है, और यह तन्य धातु है और कठोर नहीं है। ठीक है, तो तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि नाइक्रोम जो कि भंगुर होने के कारण से कठोर तथा उस गलनांक के कारण से तन्य धातु है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं यहाँ बातें हो रही। ठीक है, कि सबसे अगर भारी प्राकृतिक तत्व की बात करें हम, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करें हम तो ऑप्शन है यूरेनियम है, मरकरी है यानी कि पारा, सोना और कैल्शियम है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करें हम तो कौन सा है, तो यूरेनियम है। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम है जिनका परमाणु भार देख सकते हैं कि 238.03 तथा इसके घनत्व की बात करें हम तो 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है। ठीक है, सोना है, पारा है, चांदी है, प्लेटिनम है या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें और कि सबसे भारी धातु की बात करें हम तो प्लेटिनियम है। कौन सा है, प्लेटिनियम है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि भारी का तात्पर्य घनत्व से है, ठीक है। और प्लेटिनियम जो कि सर्वाधिक घनत्व वाली धातु है, जिसका घनत्व की बात करें हम तो 21.45 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जबकि चांदी का घनत्व की बात करें हम तो 10.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। उसी प्रकार से पारा की बात करें हम तो 13.54 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है, और सोने की बात करें हम तो 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चंस कंटिन्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं खनिज यानी कि मिनरल है क्या है, ठीक है। तो द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है और उपयुक्त सभी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें करते हैं खनिज की बात करें, मिनरल एक प्रकार के अकार्बनिक ठोस है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार खनिज यानी कि मिनरल प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला अकार्बनिक ठोस है, जिसकी संरचना देख सकते हैं कि स्वीकृत होती है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते नेक्स्ट क्वेश्चन मोती की रासायनिक संरचना है, ठीक है, कैसी है। तो ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, और डी में कैल्शियम सल्फेट। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों मोती की जो रासायनिक संरचना है वो कैसी है, तो आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि एरागोनाइट, और 2 से 4% जल तथा 0 से 10% दे सकते हैं कि कॉचियोलिन पाया जाता है, ठीक है। और कॉचियोलिन एक क्या है, तो एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस नाम बदलकर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, ठीक है। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। ऑप्शन है कि सिलिकॉन जो कि डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम डाइऑक्साइड, और लेड टेट्रा ऑक्साइड, और बोरोन नाइट्रोक्साइड। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात है कि माणिक और नीलम रासायनिक रूप से देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि माणिक एवं नीलम कॉर्डम के ज्वारत रूप से है, ठीक है। देख सकते हैं कि कॉर्डम प्राकृतिक रूप में से एल्युमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक में कथन दिया गया है और एक में कारण बताया गया, ठीक है। तो कथन की बात करें हम तो सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, ठीक है। और धातु सोडियम वायु जो कि प्रभाव्य होने पर गल जाती है, ठीक है। तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे कि कौन सा सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है, कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन से होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और कारण बताया जा रहा है कि धातु सोडियम वायु जो कि प्रभाव्य होने पर गल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बताया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कथन की बात करें बिल्कुल सही है कि सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है, बिल्कुल सही है। और जबकि अगर हम कारण की बात करें हम तो सोडियम धातु जो कि जैसे कि धातु सोडियम वायु जो कि प्रभावी होने पर गल जाती है, ठीक है, बिल्कुल एक गलत बात बताई जा रही है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों इसका और देखने का प्रयास करते हैं कि सोडियम एक नरम यानी कि सोडियम एक नरम चांदी के समान सफ़ेद धातु है, और यह इतनी नरम होती है कि इसे सिक्के के किनारे से काटा जा सकता है, ठीक है। देख सकते हैं कि सोडियम अत्यंत सक्रिय यानी कि क्रियाशील धातु है, और यह मुक्त अवस्था में नहीं रखी जा सकती तथा इसको मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसमें बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं कि हवा में खुले रखे जाने पर ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि सोडियम धातु की जल से अधिक बंधता होती है, और यह जल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन और ऊष्मा की पर्याप्त मात्रा उत्पन्न करती है, ठीक है। और इस ऊष्मा से हाइड्रोजन गैस से आग लग जाती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी आपके लिए एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत या प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है, और इन लैंपों में निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है सोडियम के, नियोन के, हाइड्रोजन के और नाइट्रोजन के। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि आजकल सड़क के किनारे रोशनी में पीले लैंप यानी कि बहुत जो कि प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है, और इन लैंपों में देख सकते हैं कि इसमें सोडियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि समानता तीन तरह के रंग स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहला है कि सोडियम लैंप की बात करें हम तो इससे पीली रोशनी निकलती है, और एक होता है मरकरी लैंप, इसमें देखा जाए श्वेत यानी कि नीलाभ रोशनी निकलती है, और एक होता है प्रतिदीप्त लैंप जिसमें देख सकते हैं कि इसमें एक ऐसी मिश्रित रोशनी निकलती है जो कि लगभग सूर्य के प्रकाश के समान होती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, या बी में है कि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है, और सी में कि आंखों के लिए शीतल होते हैं, या एक चमकदार रोशनी देते हैं। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करें सोडियम जो वाष्प लैंप का जो सड़क के प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी के बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं, इसे और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि सोडियम लैंप यानी कि वाष्प प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, और क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिदीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है, ठीक है। ऑप्शन है कि सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोन, और सी में है पारा वाष्प और आर्गन, और डी में है मर्क्यूरी ऑक्साइड तथा नियोन। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही कि प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु की अगर बात करें हम तो देख सकते हैं क्या है, तब पारा यानी कि वाष्प तथा आर्गन, ठीक है, इसकी बातें की जा रही है। तो चलिए और हम सब डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्रतिदीप्ति नली की बात करें हम तो सर्वाधिक समानता निम्न दाब युक्त पारा यानी कि वाष्प, मरकरी और आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक है, देख सकते हैं, और कभी कभी जिनोन और नियोन और क्रिप्टोन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन है कि सोना है, एल्युमिनियम है, क्रोमियम है और जस्ता है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही है कि सबसे अधिक धातुओं में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले की बात करें हम तो देख सकते हैं कौन होता है, तो सोना होता है, ठीक है। आप सोना को यहाँ पर लगाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से इसे देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि धातुओं में सोना गोल्ड की रासायनिक सक्रियता सबसे कम होती है, जिसके कारण यह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। देख सकते हैं धातुओं की घटती हुई ऊपर से नीचे की और रासायनिक सक्रियता के क्रम को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सबसे ऊपर की बात की लिथियम है, उसके बाद पोटेशियम है, बेरियम है, एस्ट्रोसियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। उसके बाद देख सकते हैं कि मैग्नीज है, ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं कि मैग्नीज है, जिंक है, क्रोमियम है और आयरन है, कैडमियम है, कोबाल्ट है, निकल है, टील है और लेड है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड की बातें हो रही, ठीक है। तो इसे आपको देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि सोने को घोला जा सकता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में, सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सोने को घोला जाता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और हम सब इसके डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि स्वर्ण जो कि नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से प्रभावित नहीं होता है, परंतु अम्लराज इक्वारेजिया से देख सकते हैं, ठीक है, कि आप देख सकते हैं कि 3 भाग सांद्र जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सम्मिश्रण होता है, और देख सकते हैं कि घुलकर क्लोरोऑरिक जो कि अम्ल बनता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 28 कैरेट का या फिर 20 कैरेट का। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों शुद्ध सोना की बात करें हम तो 24 कैरेट का होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि शुद्ध सोने की देखा जाए तो शुद्ध स्वर्ण की शुद्धता डिग्री अथवा कैरेट में मापी जाती है, ठीक है। तो आपको डिग्री भी ध्यान में रखना है। और विशुद्ध स्वर्ण की बात करें हम तो 1000 डिग्री तथा 24 कैरेट का होता है, ठीक है। और चूंकि यह बहुत ही मुलायम होता है इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। देश से साधारणतः आभूषण बनाने के लिए 20 से लेकर 22 कैरेट तक के सोने को अच्छा माना जाता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि अति मुलायम खनिज यानी कि टॉल्क यानी सोप स्टोन मुख्यतः है, ठीक है। क्या है तो मैग्नीज सिलिकेट है, सोडियम फास्फेट है, सोडियम सिलिकेट है या मैग्नीशियम सिलिकेट है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो अति मुलायम खनिज जो कि सोप स्टोन की बात करें हम तो देख सकते हैं कि मैग्नीशियम क्या है सिलिकेट है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि अति मुलायम खनिज टॉल्क यानी कि सोप मुख्यतः देख सकते हैं कि मैग्नीशियम सिलिकेट है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, ठीक है। तो चीनी मिट्टी में, जिप्सम में, कोल्डम में और टैल्क में। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो अगर कोल्डम की बात करें हम तो कोल्डम पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होती है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि जिप्सम एक खनिज है जिसमें कि सूक्ष्म तप, गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों आगे बताया जा रहा है कि रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें कि जल के जो भी अनुपस्थित होते हैं। और देख सकते हैं कि इसके सूत्र की बात करें जिप्सम के तो CaSO4 और 2H2 होता है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फाइड है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों चूना अगर पत्थर के रासायनिक अगर नाम की बात करें हम तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है जिसमें कि अधिकांश मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की होती है और साथ ही सिलिका, एल्यूमिना और सोना और अपद्रव जो कि अंतः मिश्रित होते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है, ठीक है। देख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्सलेट है। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक रूप की बात की जाए तो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि अर्ध जो कि जल योजित और कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है। और यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग सल क्रिया पट्टियों के रूप में और मूर्तियां और जैसे मूर्तियों कुशार से बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र की बात करें CaSO4 और हाफ H2 होता है, ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन के प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है, ठीक है, किसका मार्बल का, जिप्सम का, सीमेंट का और चूना पत्थर का। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना होता है किसका बना होता है, तो देख सकते हैं किसका, जिप्सम का बना होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट यानी कि CaSO4 और हाफ H2O होता है। ठीक है, और जिप्सम की बात करें हम कब बना होता है। ठीक है, और इसका उपयोग सल क्रिया पट्टियों के रूप में और मूर्तियों के सांचे जो बनाए जाते हैं इसमें जिप्सम का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मोनाजाइट किसका आयक है। ठीक है, जर्कोनियम का, टाइटेनियम का, थोरियम का और लोह का। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मोनाजाइट की बात करें हम तो देख सकते हैं इसका थोरियम का आयक है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसकी डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि मोनाजाइट थोरियम और लेथेनम और सीरियम का एक मिश्रण है और भारत में केरल के तट पर पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, काफ़ी यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि माइका की बात करें हम तो ऊष्मा का चालक है या विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक है, या ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ बात करें माइका के। ठीक है, तो माइका की बात करें तो ऊष्मा का चालक है और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं अब्रक एक जो कि महत्वपूर्ण और गैर धात्विक खनिज है। ठीक है, और यह ऊष्मा के चालक और विद्युत का क्या है, कुचालक है। इसका उपयोग देख सकते हैं मुख्यतः जब विद्युत उद्योगों में किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत रोधन क्षमता अधिक होती है और यह वोल्टेज को भी यह सह सकता है तथा इसकी ऊर्जा की क्षय भी कम होता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए दोस्तों, और इसमें कुछ बातें बताई जा रही है। देख सकते हैं कि अब्रक की अगर पर धात्विक शक्ति की बात करें हम तो देख सकते हैं कि रासायनिक स्थिरता अधिक होती है और इससे कि सैद्धांतिक यानी कैपेसिटर तथा अधिक वोल्टेज के विद्युत उपकरणों के लिए इंसुलेटर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, तो पारा है, पानी है, ईथर है और बेंजीन है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, पारा की, ठीक है, तो पारा की बात करें हम तो पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है, इसमें देख सकते हैं जो कि द्रव के रूप में होता है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि धातु की बात, धातु ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं और जो धातु अधिकांशतः ठोस होती हैं, परंतु पारा एक ऐसी धातु जो कि ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहती है। पारा द्रव अवस्था में धातु होने के कारण ऊष्मा का अच्छा चालक है। दोस्तों, यहाँ से काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। ठीक है, तो ऑप्शन एक तांबा है, सीसा है, पारा है और जस्ता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम ऑप्शन सी पारा की, तो पारा ऊष्मा का सबसे अधिक अच्छा कुचालक है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कि विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो कुचालक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लकड़ी हो गया, कांच हो गया इत्यादि। सभी धातुएं ऊष्मा की अच्छा चालक होती है, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड यानी कि सीसा एवं पारा ऊष्मा का जो चालकता कम यानी कि पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, देख सकते हैं, और लेड की ऊष्मा चालकता लगभग 34.7 जो कि देख सकते हैं कि वाट इसके एम के होता है, जबकि देख सकते हैं कि पारा की चालकता की बात करें हम तो लगभग 8.31 एम जो कि डब्ल्यू वाट और इसका एम के में होती है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो कि तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, ऑप्शन है कि लेड है, पारा है, निकेल है और टीन है। तो इसका आप आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बातें हो रही है पारा की। ठीक है, तो पारा जो है
ये समानता जो कि तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसके डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि पारा चांदी और जैसे कि सफ़ेद और चमकीले धातु हैं और यह साधारणतः ताप पर द्रव अवस्था में विद्यमान रहता है, ठीक है, और यह उष्मा एक का विद्युत उष्मा तथा एवं विद्युत का जो सुचालक होता है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो आयरन है, मैग्नीशियम है, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेड और एल्युमिनियम। तो आप इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें हम लेड की, ठीक है, लेड जो है ये बिल्कुल जल के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम धातु जैसे कि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम जल भाप के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, हालांकि गर्म जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों और बातें से बताई जा रही, देख सकते हैं कि धातु जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, जस्ता ठंडे एवं गर्म जल दोनों से अभिक्रिया नहीं करती है, हालांकि यह भाप से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का निर्माण करती है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि लोहा जिससे कि प्राप्त किया जाता है वह किससे, यानी चूने का पत्थर से, मोनेजाइट रेत से, पिच ब्लेड से या हेमेटाइट से। तो आप इसे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लोहा की बात की, लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है, जबकि मोनेजाइट से देख सकते हैं कि रेत से थोरियम प्राप्त की जाती है और पिच ब्लेड से एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित लौह आयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है, ठीक है, बेलाडीला में किसका खनन होता है, देख सकते हैं ऑप्शन है कि हेमेटाइट का, लिमोनाइट का, सिडेराइट का, मैग्नेटाइट का, उपरोक्त में से कोई नहीं या एफ से अधिक। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो लौह आयस्कों में अगर बात करते हैं हेमेटाइट का जो है बेलाडीला से खनन किया जाता है, ठीक है, होता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि बेलाडीला जो खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है और यहाँ पर हेमेटाइट जो कि लौह अयस्क का खनन किया जाता है और हेमेटाइट जो कि उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क होता है और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और असम, बिहार आदि राज्यों में पाया जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों और बातें बताएं, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्रति देखा जाए प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु से राज्यों से होती है, ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों और बातें हो रही है कि तंत्रिका जो कि अपहास यानी कि न्यूरो डिजेनरेटिव जो कि समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व माने जाने वाले हेमेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है कि मोटर गाड़ी के ब्रेक से, मोटर गाड़ी के इंजन से या घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव स्टोव से, बिजली संयंत्र से, टेलीफोन से। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर को आपको बताना है, तो इसे आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें किया है कि तंत्रिका जो कि अपहास जो कि नीरो जो कि डिजेनरेटिव जो कि समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण के रूप में देख सकते हैं कि मोटर गाड़ी के ब्रेक से और मोटर गाड़ी के इंजन से, घरों में प्रयोग होने वाले माइक्रोवेव वेव से, बिजली संयंत्र से, टेलीफोन से, सभी से प्राप्त होती है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं तंत्रिका अगर अपहास की बात करें, समस्याओं के लिए उत्तरदायित्व माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण जो कि पर्यावरण प्रदूषकों के रूप में प्रश्न में दिए गए सभी कारकों से उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं मोटर गाड़ी के ब्रेक में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम होते हैं जो कि उपयोग करने पर चुंबकीय कण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। आगे के मोटर गाड़ी के इंजन में उच्च शक्ति के चुंबक का प्रयोग होता है जो कि चुंबकीय कण उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो तमाम
आपके बातों को ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे देख सकते हैं कि माइक्रोवेव स्टोव में एक चुंबकीय सिस्टर का उपयोग किया जाता है जो कि चुंबकीय कण उत्पन्न करता है। आगे देख सकते हैं कि बिजली संयंत्रों में उपयोग होने वाला कोयला दहन से जुड़े मैग्नेटाइट महीन कणों का एक प्रमुख स्रोत है। और देख सकते हैं कि टेलीफोन लाइन कम आवृत्ति एवं कम ऊर्जा के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं जो कि मैग्नेटाइट कणों के स्रोत है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं कि निम्नलिखित बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने में के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि हेमेटाइट है, बॉक्साइट है, लिग्नाइट है और मैग्नेटाइट है। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम बनाने के लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर बॉक्साइट का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि बॉक्साइट यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम का एक मुख्य आयस्क है जो कि एल्युमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और यह प्रधानतः गिब्साइट, बोमेमाइट और डायस्पोर का एक सम्मिलित रूप है। ठीक है, और यह सर्वप्रथम दक्षिण फ्रांस में लेस बॉक्स नामक स्थल पर पाया गया था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। इसका देख सकते इसलिए इसका नामकरण बॉक्साइट किया गया है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा इसे किया जाता है। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। ठीक है, बोरॉन का, लोहा का, सिलिकॉन का और एल्युमिनियम का, या उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे बातें हो रही कि किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, तो बोरॉन का सबसे गलनांक उच्च होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और इसे हम सब देखने के प्रयास करते हैं। ठीक है, इसके डिस्कशन के माध्यम से और देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं किसी ठोस पदार्थ गलनांक का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में पहुंचता है। गलनांक पर ठोस और द्रव अवस्था सामान्य अवस्था में होती है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं यहाँ पर बातें हो रही। ठीक है, कि देख सकते हैं कि बोरॉन की गलनांक की बात करें हम तो देख सकते हैं कि 2453 की होता है। ठीक है, और एल्युमिनियम की बात करें 933 की होता है और सिलिकॉन की 1600 की, और जबकि लोहा और गलनांक की बात करें हम तो इसका कितना होता है 1808 की होता है। ठीक है, जबकि बोरॉन का गलनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो भी 41 क्वेश्चन था यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इसे बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।